नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज सुबह रेलवे के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली। आनन फानन में ट्रेन को पुराने गाजियाबाद स्टेशन पर रोककर डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई। पठानकोट हमले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन देश सैनिक ठिकानों पर हमला करते हैं, वैसे ही पठानकोट पर दुश्मनों ने दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में आप विधायक और परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव के घर के आगे बुराड़ी बीजेपी ने धरना देकर ज्ञापन दिया। आज सुबह रेलवे के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली। आनन फानन में ट्रेन को पुराने गाजियाबाद स्टेशन पर रोककर डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई। आज सुबह रेलवे के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली। आनन फानन में ट्रेन को पुराने गाजियाबाद स्टेशन पर रोककर डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई। इससे पहले नई दिल्ली स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस रोककर तलाशी ली गई थी। नार्दर्न रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा के मुताबिक यूपी पुलिस, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेन की तलाशी ली गई। हमें सर्च अभियान में कुछ नहीं मिला। 7:42 पर हमने ट्रेन को रवाना कर दिया। आपको बता दें, मुंबई एटीएस के पास एक धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें अगले 72 घंटे में कानपुर की ओर जाने वाली किसी भी ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस मुस्तैद हो गई। कानपुर की ओर जाने वाली हर गाड़ी की गहन तलाशी ली जा रही है। पठानकोट हमले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन देश सैनिक ठिकानों पर हमला करते हैं, वैसे ही पठानकोट पर दुश्मनों ने पठानकोट हमले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन देश सैनिक ठिकानों पर हमला करते हैं, वैसे ही मानवता के दुश्मन ने पठानकोट में हमला किया। मोदी ने सुरक्षा बलों की कामयाबी की तारीफ करते हुए शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट कर इस घटना की कठोर निंदा करते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के लिए प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों का अभिनंदन करता हूं। और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्र की एकता, एक स्वर में राष्ट्र जब बोलता है तो दुश्मन के हौसले नष्ट हो जाते हैं। उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर 21वीं सदी में हमें नई ताकत दे, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में आप विधायक और परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव के घर के आगे बुराड़ी बीजेपी ने धरना देकर ज्ञापन दिया। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में आप विधायक और परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव के घर के आगे बुराड़ी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और ज्ञापन दिया। बुराड़ी बीजेपी के लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर आए और विधायक के घर पहुंचे। इनकी मांग थी कि आप विधायक संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा दें। इनका आरोप है कि बुराड़ी विधानसभा में बड़ा परमिट घोटाला हुआ। कुछ अधिकारी निलंबित कर आप सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। इतना बड़ा घोटाला परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव की नाक के नीचे हुआ, पर सचिव साहब को भनक तक नहीं। इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। साथ ही परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव पर भी घोटाले के लाखों रुपए महीने की उगाही का आरोप लगाया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर घर के बाहर रोका और विधायक साहब घर पर नहीं थे तो ऑफिस में मौजूद आप पदाधिकारियों ने लिया ज्ञापन और कहा ये पॉलिटिकल ड्रामा और आप पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये सब भीड़ है बुराड़ी बीजेपी के लोगों की। ये सब आज बुराड़ी की बाबा कॉलोनी में पैदल मार्च करके चले हैं और नारे लगा रहे हैं। इनके निशाने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय और परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव संजीव झा हैं, जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं। दरअसल बुराड़ी विधानसभा एरिया में दिल्ली परिवहन निगम की बड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। इस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कुछ अधिकारी परमिट घोटाले में आप सरकार से निलंबित किए हैं। आप सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, पर बीजेपी का कहना है कि इस घोटाले में खुद आप सरकार के विधायक शामिल हैं और अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया। पहले खुद घोटाले करवाते हैं और प्रसिद्धि के लिए उन अफसरों को फिर पकड़कर निलंबित करने का ड्रामा करते हैं। इस घोटाले में स्थानीय विधायक संजीव झा शामिल हैं और यदि ये डायरेक्टर शामिल नहीं निकले फिर भी जिम्मेदारी है कि ये परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव है। इनके बगल में इतना बड़ा ड्रामा हुआ, ये इनका फेलियर है। इसलिए संजीव झा को परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव पद से इस्तीफा दें। बल्कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और बीजेपी के पार्षदों का कहना है इनका मुखिया केजरीवाल खुद ड्रामेबाज है, तो बाकी उनकी प्रजा कैसी होगी। उन्होंने केजरीवाल की तुलना एक बंदर से की। इसके बाद यदि संजीव झा ने इस्तीफा नहीं दिया तो बीजेपी बड़ी लेवल पर आंदोलन करेगी। बहुत बड़ा हुआ बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर और जिसके पीछे तमाम उन गरीब लोगों के न्याय के साथ अन्याय किया गया, जिनको रोजी रोजगार देने के लिए सरकार ने वादा किया था। ये 10,000 ऑटो परमिट जो बहुत पहले से जो है देने थे, जो नहीं दे पाए थे, जिनको दिया जा रहा था, और उसमें चुन चुन करके अपने वॉलंटियरों को लगा के क्षेत्र के विधायक ने जो वहाँ पर घोटाला करवाया है, उसके लिए हम आज विधायक के घर पर यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे मांग करते हैं अगर आप ईमानदारी का फतवा लेकर के यहाँ पर पहुंचे तो इस घोटाले के अंदर जो आपका नाम आया है इसमें आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर दबाव डाल के उन पे घोटाला करवाना और फिर उन्हें सस्पेंड करके अलग बैठा देना और ये वादे के साथ बैठा देना कि 3-4 महीने बाद तुम्हें हम बहाल करा देंगे, अच्छी जगह बैठा देंगे, ये बहुत बड़ी साजिश है। वो सस्पेंड नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि हर जगह अपने वॉलंटियर अलग से बिठाए हैं, वो घोटाला करेंगे और इनके पास मंथली पहुंचाएंगे और पकड़ा जाएगा तो बोला जाएगा ये हमारी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, इसमें मेरा कोई नाम नहीं है। देखिए इनका काम बंदर जैसा खेल है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका पिता ही ऐसा हो, उनका बेटे कैसे होंगे? जब कोई पिता बच्चा कहीं बाथरूम करता है, लोग बेटे बाप पे शिकायत करने जाते हैं, और जब बेटा बाप ही सड़क पे छत के ऊपर खड़े होकर बाथरूम कर रहा है, शिकायत किससे करेंगे? जिनका मुख्यमंत्री बंदर की तरह हरकत करता हो, कुछ भी बोल देना और छूट करके भाग जाना, दूसरे पे एलिगेशन करना और अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशनों को नकार देना, मुझे लग रहा है इससे बड़ी पूरे भारत के अंदर कोई नकारात्मक सरकार नहीं होगी। और ऐसे मैं तो संजीव झा ही नहीं, मैं कहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक पे एक घोटाला निकलते चले जा रहे हैं, चाहे उनके मंत्रियों का हो, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट मामला हो, चाहे उनके मंत्री का रिश्वतखोर मामला हो, चाहे उनके तमाम विधायकों के जमीन हड़पने का मामला हो। अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, 1 साल इंतजार करने के बाद जो अब अंदर से क्रोध आया है, क्योंकि जनता के अहित को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अहित हो रहा है, जो उनका नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ ये शुरुआती भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी विधानसभा का प्रदर्शन है। अब इसके बाद जो होगा वो देखने लायक होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र होकर हाथों में झंडे लेकर नारे लगाते विधायक साहब के घर तक आए और ज्ञापन दे रहे हैं। विधायक साहब घर पर नहीं है, घर के आगे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको बाहर रोका है और 3 बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन लेने के लिए विधायक साहब के घर से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आए और आम आदमी के पदाधिकारियों ने दावा किया कि पूरे भारत में
कोई भी आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट सिद्ध नहीं कर सकता और यह सब पॉलिटिकल स्टंट है। इससे पहले जब पकड़े गए अधिकारियों और विधायक संजीव झा पर भी घोटाले में परमिट के लिए दबाव का आरोप लगाया था, पर संजीव झा तब नकार गए थे और कहा जांच चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी परिवहन विभाग में घोटाला पकड़कर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही है। ऑटो परमिट ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन चुनाव में इसलिए दिया था कि उनके हितों की रक्षा होगी, और जो स्थिति अभी आपके सामने आई है, खुद सरकार 932 ऑटो की परमिट को LOI को निलंबित किया है। इससे ये साबित हुआ कि इसमें बहुत भारी गड़बड़ियां हुई। जो यहाँ पर माफिया है, ऑटो माफिया है, सो कॉल्ड फाइनेंसर है, उनके मिलीभगत से करोड़ों रुपए लिए गए और उसमें सिर्फ 4 ऑफिसर सस्पेंड करने से हम नहीं मानते हैं कि कोई 4 ऑफिसर मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम देगा। हमारे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा परिवहन विभाग में संसदीय सचिव हैं, और जैसे कि कोई घर में चौकीदार बैठाने के बाद उस घर में चोर घुस जाए, अगर वो सो गया तब भी वो दोषी माना जाएगा, अगर उसके परमिशन से घुसा तो उसको दोषी भी माना जाएगा और उसको जेल में भी जाना पड़ेगा। इस मैं मानता हूँ 100% इन घोटालों में उनका नाम है। यहाँ बुरारी की अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी में आज भी ऑटो चालकों से आप खुलेआम पैसे लेकर के यहाँ पर ऑटो पास किए जाते हैं। यहाँ के विधायक होने के बाद जब इतना छोटा सा करप्शन इस यहाँ के डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते, तो आज और भी डिपार्टमेंट है, जल बोर्ड है, बिजली वाले हैं, राशन कार्ड वाले हैं, सब जगह पैसे खुलेआम ले रहे हैं हम। एक दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। महोबा में बिस्लरी की पानी की बोतलों से भरी मारुति वैन में सिलेंडर रिसाव के चलते आग लग गई। वैन में अवैध रूप से LPG गैस सिलेंडर लगा हुआ था। महोबा शहर कोतवाली के रामकथा मार्ग पर उस वक्त हादसा हो गया जब बिस्लरी पानी की बोतलों को वैन में भरकर दुकानदारों को भेजने जा रहे थे। वैन में घरेलू उपयोग का सिलेंडर लगाकर चलाई जा रही थी। सिलेंडर में लीकेज होने के चलते तब आग लग गई जब ड्राइवर द्वारा वैन स्टार्ट करने के दौरान उसमें चिंगारी उठी। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, उसमें आग लग गई। चालक ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही वैन आग का गोला बन गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। आग लगने से वैन में भरी पानी की बोतलें जलकर राख हो गई। घरेलू सिलेंडर से चल रही वैन किसी के लिए भी मौत का सबब बन सकती थी। महोबा में पुलिस की निष्क्रियता के चलते दर्जनों वाहन घरेलू सिलेंडर से चल रहे हैं। यदि समय रहते प्रशासन ने नहीं चेता तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और गाड़ी यहाँ खड़ी थी, वो गाड़ी था, वो अचानक उसमें आग लगने से वो वहाँ से भागा, तो हमने देखा कि बड़ी स्पीड पे आग लगी थी, तो हम भी दुकान छोड़ के नीचे भाग गए। आपने पुलिस को फोन नहीं किया? ना, उसने किया था, गाड़ी वाले ने खुद किया था, फोन जो उसके साथ था गाड़ी। किसकी गाड़ी है, कुछ पता चला? गाड़ी नहीं, बिस्लरी की थी। वो लड़का यहीं खड़ा था, फिर फोन लगाने के बाद फिर नहीं पता चला कि वो यहाँ है कि नहीं। अच्छा, गाड़ी क्या गाड़ी में लोड था? इसमें पानी की बोतलें लोड। लीडिंग फाइव शिव कुमार दिवाकर, और हमको सूचना मिली थी कि मारुति वैन में आग लगी हुई है। तुरंत वहाँ से गाड़ी लेकर के आए और इसमें गैस सिलेंडर रखा था जो है उसको तो जो है MFD द्वारा जो है बहुत फैला के कंट्रोल किया आपको, और गैस सिलेंडर निकाल करके नाली में वो लीकेज था। इसमें बिस्लरी की बोतलें भरी थी, पानी की बोतलें। क्या माना जाए तो गैस सिलेंडर का जो रसाव हो रहा था उसी के कारण लगे? ये गैस सिलेंडर लीकेज था, उसी को जरिए आग लगी। महोबा से इसराइल। बुंदेलखंड में पनपे सूखे के चिंताजनक होते हालातों को नजदीक से जानने के लिए राहुल गांधी जल्द ही दौरा करने वाले हैं। बुंदेलखंड में पनपे सूखे के चिंताजनक होते हालातों को नजदीक से जानने के लिए राहुल गांधी जल्द ही दौरा करने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस उनके दौरे से पहले यहाँ के हालातों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेंगे। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की चर्चित नेता रीता बहुगुणा जोशी आज महोबा पहुंची। उन्होंने जनपद के आधा दर्जन ग्रामों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने माना कि
बुंदेलखंड के लोगों की स्थिति बद से बदतर है। 20 वर्षों से योजनाएं कागजों पर है और भूखा बुंदेली घास की रोटी खा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को फेल सरकार करार दिया। राहुल गांधी बुंदेलखंड का दौरा कर यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। यही नहीं, महोबा सांसद के पिता द्वारा एक गरीब किसान की जमीन हड़पने के मामले पर उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी कही। बुंदेलखंड से 2017 की जमीन तलाशने कांग्रेस के युवराज जल्द दौरा करने वाले हैं। इस दौरे से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस बुंदेलखंड के जनपदों का सर्वे कर रही है ताकि यहाँ की सही तस्वीर राहुल गांधी तक पहुँचाई जा सके। कांग्रेस के रीता बहुगुणा जोशी महोबा पहुंची। पिछले 15 दिनों में झांसी, जालौन, ललितपुर का दौरा करने के बाद महोबा के आधा दर्जन ग्रामों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी करनी में बड़ा अंतर है। इनके 3 मुख्यमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद क्रिकेट बोर्ड के घोटाले में फंसे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। मोदी जी विदेशों में घूमकर जो छवि बना रहे हैं वो इनके काम नहीं आएगी। न काला धन वापस आया और न ही महंगाई कम कर पाए, न निवेश मिला, न किसानों की समस्याओं का समाधान किया। बुंदेलियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि सूखे के अलावा यहाँ के हालात और भी अधिक बिगड़े हुए हैं। भूमाफिया लोगों को जमीन औने पौने दामों में लिखवा रहे हैं। यहाँ के हालातों को राहुल गांधी को बताया जाएगा। पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश में किसानों, गरीबों के नाम पर जो सरकारें रही, उन्होंने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। महोबा हालात बहुत नाजुक है, इसका दौरा भी राहुल गांधी कर सकते हैं। बुंदेलखंड में लोग घास की रोटी के अलावा मजबूरी में वो साग खा रहे हैं जो नहीं खाया जाता। वहीं कुछ लोग पेड़ के बीजों से गुजारा कर रहे हैं। स्थिति चिंताजनक है। वहीं उन्होंने बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता द्वारा एक किसान की जमीन हड़पने के मामले में उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी नैतिकता को कांग्रेस देखेगी, ये बड़ी विडंबना की बात है। उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव को धन, बल और सत्ता का चुनाव करार दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कोई मायने नहीं है। विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। देखिए, पिछले 15 दिन में हमने 3 जिले जालौन, झांसी और ललितपुर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और आज हम लोग महोबा में करबई ब्लॉक के मामना गांव में हैं, जहां पर 85 से 93% तक जमीन जो है वो बंजर पड़ गई है, इसमें खेती नहीं हो पाई है। माननीय राहुल गांधी जी जो कि बुंदेलखंड के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं किसानों के हालातों को लेकर, उनके ही निर्देशन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं और हमारे साथी आए हैं और हम लोग यहाँ पर घूम के लोगों से बात कर रहे हैं और हालात बहुत नाजुक हैं। हम तो समझ रहे थे सिर्फ सूखे के हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सभी को पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। ना तो यहाँ पीडीएस चल रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ पर आपने देखा ना किसी को पेंशन मिल पा रही है, यहाँ वजीफे बच्चों के नहीं आ रहे हैं, मनरेगा नहीं चल रहा है। यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा जो थोड़ा बहुत काम हुआ उसका भी पैसा भी लंबित है और इसके अलावा लोगों की जमीनें, जोरे पुष्ट लोग जो महत्वपूर्ण राजनीतिक लोग हैं या जो भूमाफिए हैं, वो औने पौने दामों में लोगों की जमीनें लिखवा ले रहे हैं। महोबा से इसराइल। मऊ में पकड़ी गई 75 लाख की अवैध शराब के मामले में डीएम वैभव कुमार श्रीवास्तव ने दिए जांच के आदेश। मऊ में पकड़ी गई 75 लाख की अवैध शराब के मामले में डीएम वैभव कुमार श्रीवास्तव ने दिए जांच के आदेश। पुराने और नए शराब माफियाओं को किया जाएगा चिन्हित। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश। प्रदीप सिंह रात्रि के करीब 2:25 पर एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को थाना कोपागंज मऊ में गिरफ्तार कर उनके कब्जे में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। भारी मात्रा में दारू पकड़ी गई है, क्या है अपडेट आपके पास? ये एक ग्रुप है जो चंडीगढ़ से माल लेता है और अरुणाचल प्रदेश के नाम पर ले जाते हैं, लेकिन ये बलिया में ले जाकर बेचते हैं। इस तरह है, रात में लगभग 2:30 बजे एक ट्रक पकड़ी गई है जिसमें डिटेक्टर रम करके 485 गत्ते और गोवा विस्की करके 695 गत्ते पकड़े गए हैं। ये एसटीएफ गोरखपुर और हमारी पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। इसकी कीमत लगभग 80 लाख के आसपास बताई जा रही है।
ये एक बड़ा रैकेट है जिसको हम लोग पकड़े हैं। इसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें कई लोग आरोपी पकड़े गए हैं? 3 पकड़े गए हैं, कुछ लोग और हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जल्दी से की जाएगी। इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? किसके गोरख धंधा से चल रहा था? कुछ इसमें अपडेट मिला है? इसमें कार्रवाई ही कर रहे हैं, अंदर जाएंगे, जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस की मिली भगत से नहीं, ऐसी कुछ चीज अभी सामने नहीं आया। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों में से 2 शहीद जिला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जिला गुरदासपुर के गांव चक शरीफ का रहने वाला कुलवंत सिंह, जो पहले फौज की नौकरी कर चुका था और फौज से सेवा मुक्त होने के बाद देशभक्ति का जज्बा लिए दोबारा डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में हवलदार की नौकरी कर ज्वाइन हुआ और एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में कुछ ही महीने पहले कुलवंत की पोस्टिंग हुई थी। कुलवंत सिंह कुछ दिन पहले अपने परिवार के पास मिलने पहुंचा और करीब 10 दिन छुट्टी मनाने के बाद 29 दिसंबर को ही वापस पठानकोट गया था और जब आतंकी हमला हुआ तो बताया जा रहा है कि कुलवंत सिंह ने पूरी बहादुरी से आतंकियों से लोहा लिया और आखिर गोली लगने की वजह से शहीद हो गया। सर सवेर तो पिंड वाले लोगों को पता लगा, थोड़ा पता भी उन्होंने जख्मी हुए पर पूरा नहीं पता लगा। उस तो बाद सर फिर उन्हें पता लगा डेथ हो गई। नहीं इस जगह ते हुणे आए थे। इस जगह ते कितने चिर 2 महीने हुए सर, 2-4 महीने 15-20 साल पहला आर्मी च सी, उतों पेंशन आ गई सी, फिर दोबारा फिर डीएससी दी ड्यूटी करते सी। हाँ जी, डीएससी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? खबर इतों पता लगा कि सवेरे 3 वजे अतवादी आए है ते उन्होंने आउंदे पहला हमला किया। इन्होंने भी अगों मुकाबला किया, सिर च गोली लगी बस। पठानकोट से अवतार सिंह की रिपोर्ट। कल जो आतंकवादियों के द्वारा तेज हथियारों से हत्या कर दी गई थी, आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनके परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंचे। कल जो आतंकवादियों के द्वारा इनोवा गद्दी मालिक एक कागर सिंह को तेज हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई थी, आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब उनके घर परिवार के साथ दुख साझा करने नरोट जयमल सिंह के गांव फरवाल पहुंचे। उनके परिवार के साथ दुख साझा किया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बताया, जो कल आतंकवादियों के द्वारा इनोवा गद्दी मालिक एक कागर सिंह के परिवार को 5 लाख रुपए की घोषणा की और शहीद का दर्जा दिया जाएगा और मृतक की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनकी 2 बेटियों को पेंशन दी जाएगी। उनकी तरफ से परिवार की जितनी मदद की जाए कम है। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ? ਹਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ वो समझ लो देश वास्ते दी है, पंजाब वास्ते दी है, तो इसके सानू ਇਹਦਾ एहसास है। इसलिए ये परिवार की सारी पालन पोषण, यदी वाइफ है 10वीं जमात पास है, उन्होंने योग नौकरी जी कानून च मिल सकती है, वो नौकरी देंगे। दोवें बच्चों को पेनशन लगूगी, 5 लाख रुपया मैं भेजांगा परिवार को, तो पेरेंट्स की भी दोवां की पेनशन लावांगे बजुर्ग ने। तो ये नहीं कि कोई मुआवजा है, तो थोड़ी जी गल है जिहड़ा इन्हां ने कीता वो तो अपना देश या अपना पंजाब दे नहीं सकता, लेकिन अपना फर्ज बनता है कि जिन्नी भी वध तो वध इस परिवार की सेवा कर सके। सर, ये पिछले 6 महीनों में दूसरा अटैक हो गया पंजाब में, इसको सिक्योरिटी चूक कहेंगे, क्या कहेंगे आप? विभा अपनी सिचुएशन यही जी है जी कि इत्थे बार्डर ने दे नाल पंजाब, इधरों पाकिस्तान भी लगता है, इधरों जम्मू कश्मीर भी लगता है, इस करके। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।